कोरोना संकट के बीच एमपी में शिवराज सरकार का अहम फैसला, 12वीं बोर्ड की परीक्षा की गई रद्द, छात्रों को मिली राहत। एमपी के रीवा में सैकड़ों अतिथि शिक्षकों को किया गया बाहर। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय का मामला, अतिथि शिक्षकों ने जताया खासा रोष। एमपी के नीमच में खाकी की दबंगई का एक और वीडियो वायरल, ठेले वालों की फेंकी फल और सब्जियां, एसपी ने पुलिसकर्मी को किया लाइन अटैच। छत्तीसगढ़ में कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर सियासत गरमाई, बीजेपी का राज्य सरकार पर आरोप, कहा मौत के आंकड़े छिपा रही सरकार। मंत्री मोहम्मद अकबर ने आरोपों को किया खारिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी है। इससे पहले 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और इस फैसले को लेकर भोपाल में शिक्षाविदों की मिली जुली प्रतिक्रिया और शिक्षाविदों ने इस छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से सही फैसला बताया है। वहीं शिवराज सरकार ने एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है और इस पर छात्रों का कहना है कि परीक्षा रद्द करना सही फैसला है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा लेकर रिजल्ट तैयार होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अनमोल है। कैरियर की चिंता हम बाद में कर लेंगे। इस समय बच्चों पर, जब वो कोरोना का संकट झेल रहे हैं, पूरा देश और प्रदेश झेल रहा है, परीक्षाओं का मानसिक बोझ डालना कतई उचित नहीं है। 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के प्रकार आगे आएंगे, ये तय करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बना दिया है, जो विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद आंतरिक मूल्यांकन या अन्य आधारों का विचार करके रिजल्ट्स का तरीका तय करेगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हमने पहले ही ना कराने का फैसला लिया था। 10वीं के बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 10वीं के बच्चों के परिणाम घोषित किया जाएगा। अगर 12वीं का कोई बच्चा बेहतर रिजल्ट्स के लिए, बेहतर परिणाम के लिए या परिणामों में सुधार के लिए परीक्षा देना चाहेगा तो उसके लिए विकल्प खुला रहेगा। कोरोना संकट की समाप्ति के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति के दो दिग्गज दिवंगत राजनेताओं स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग और पूर्व सीएम स्वर्गीय बाबूलाल गैर की आज जयंती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों राजनेताओं को उनकी जयंती पर स्मरण कर विनम्र श्रद्धांजलि दी और उनके चरणों में नमन किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जनसंघ और बीजेपी में जुड़े जमाने वाले और जीवन भर विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करने वाले हमारे मार्गदर्शक कैलाश सारंग जी की आज जयंती है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा स्मार्ट सिटी पार्क में लगाई जाएगी। पत्रकार, कवि, शायर क्या नहीं थे सारंग जी। हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ता उन्होंने खड़े किए। आज उनकी जयंती के अवसर पर अनेकों स्मृतियां मन मस्तिष्क में कौंध रही है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। ये वो पीढ़ी थी
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पौधे को विशाल वट वृक्ष का रूप दिया, जनसंघ के रूप में, जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा स्मार्ट सिटी पार्क रीवा में ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में लगभग 150 से अधिक अतिथि शिक्षकों को अभी कार्य से बाहर किए जाने पर शिक्षकों ने जमकर विरोध जताया है। अपनी समस्याओं को लेकर प्राचार्य से भी चर्चा की, लेकिन किसी भी तरह का हल नहीं निकल सका है। बता दें कि जनभागीदारी के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है। मामले को लेकर अतिथि शिक्षकों डॉक्टर नारायण द्विवेदी ने बताया है कि इस महामारी के दौर से लोगों को जिस तरह से बाहर किया गया है, उससे परिवार को पालने का संकट सामने आ गया है। बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य के द्वारा सभी को कार्य से बाहर कर दिया गया है। और डॉक्टर नारायण द्विवेदी ने यह भी आरोप लगाया है कि प्राचार्य की फूट डालो शासन करो की नीति के तहत तकरीबन। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के बाद अब कोरोना से मौत और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मृत्यु प्रमाण पत्रों पर कोरोना से मौत नहीं लिखे जाने पर सवाल खड़े किए गए हैं और इन आरोपों पर कांग्रेस पार्टी और सरकार की तरफ से पलटवार किया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं की सोच पर सवाल उठाया है तो मंत्री मोहम्मद अकबर ने मौत के आंकड़े छिपाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग से जारी मौत के आंकड़ों और वास्तविक आंकड़ों में अंतर है। उन्होंने बताया कि सोमवार को वो अपने विधानसभा क्षेत्र रजनांद गांव दौरे पर गए थे, जहां ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कोरोना से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कम दिखाया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह केवल रायपुर और रजनानंद गांव में ऐसे हालात नहीं है, पूरे प्रदेश का आंकड़ा निकालेंगे तो कोरोना से हुई मौत और जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में कई गुना का फर्क दिखेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस सरकार को तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर कराਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय के बाद बुधवार सुबह प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके निवास पर पहुंचे हैं। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मीटिंग के बाद प्रभात झा ने इसे सामान्य मुलाकात बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। प्रभात झा ने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल संभाग के हैं और वे अक्सर उनसे मिलते रहते हैं। बता दें कि इससे पहले सोमवार को कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी गृहमंत्री ने बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बात की थी। तब विजयवर्गीय ने भी इसे सामान्य मुलाकात ही बताया था और मीटिंग को लेकर चर्चाओं का दौर इसलिए गर्म है क्योंकि विजयवर्गीय बीजेपी के कई अन्य नेताओं से भी मिल रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से भी मुलाकात की थी। अपने गृह मंत्री, प्रदेश के वरिष्ठ नेता से सहज भेंट होती है तो सौजन्य भेंट करने में कोई नहीं है। आए हैं, नाश्ता किए, बातचीत हुई, अब हम जा रहे हैं। शायद मैं वैसे भी आता रहता हूँ, देखिए और कहाँ जाएंगे। अगर मैं अपने मंत्रियों के नहीं जाऊंगा, खास करके नरोत्तम जी हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के ही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जिलाधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार अपने अपने जिलों में कलेक्टर द्वारा अनलॉक किए गए शहर, नगर, गांव में फिर से रौनक देखने को मिली है। वहीं प्रशासन कोरोना संक्रमण को लेकर अभी भी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। अनलॉक के दूसरे दिन प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम रवीश सिंह, एसडीओपी नीलम कन्नौज और बेटमा नगर पालिका सीएमओ मीनाक्षी पाटीदार एवं थाना प्रभारी संजय शर्मा ने अपनी टीम के साथ संयुक्त रूप से नगर का दौरा किया। वहीं कुछ व्यापारियों द्वारा दुकानों के बाहर गोले नहीं बनाए जाने के कारण उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई एवं 2 दुकानों को एसडीएम द्वारा सील करने की कार्रवाई भी की गई। वहीं कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को सख्त हिदायत भी दी गई। ये है कि जैसे कलेक्टर साहब का आदेश में निर्देश थे कि गोले बना करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इनको दुकान खोलना था। तो हम लोगों ने, हमें ड्यूटी मैडम है, टीआई साहब है, हमारी नगर परिषद की वो मैडम, हम लोगों ने देखा कि कुछ दुकानों ने इसका पालन नहीं किया है, गोले नहीं बनवाया है, तो फिर जो प्राइमरी कार्रवाई करते हुए उनके सबके ऊपर हमने जुर्माने कार्रवाई किया है। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार और एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी के निर्देशन में गोहद थाना प्रभारी गोपाल सिकरवार द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल थाना प्रभारी ने राधे गैंग का पर्दाफाश किया है और इसके साथ ही गैंग के अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष कार्य योजना भी बनाई गई थी। बता दें कि इंडोरी थाना क्षेत्र में कुछ बदमाश हथियारों से लैस होकर पेट्रोल पंप पर डकैती की तैयारी कर बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन तभी मुखबिर की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। बदमाशों ने एक स्विफ्ट की लूट करी थी। उसके बाद ये सूचना मिली थी कि 19 मई को और 20 मई को ये लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। वहाँ पे भी इनके द्वारा पुलिस ने जब चेसिंग की थी तो एक पंचायत सचिव का कट्टा अड़ा के एक वारदात को अंजाम दिया था। मुखबिर सूचना हमको कल प्राप्त हुई थी कि ये रात्रि में शेरपुर पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे हैं। तो इसी पर थाना प्रभारी मालनपुर और थाना प्रभारी गोहद चौराहा उनकी टीम को हमने संगठित करके उस क्षेत्र पर दबिश दी। तो वहाँ से हमको 3 आरोपी उदयवीर गुर्जर, राहुल गुर्जर और भोला गुर्जर ये पकड़ाए हैं। साथ ही वो गाड़ी भी इनसे मिली है जो कि 8 अप्रैल को यहाँ से लूट के ले गए थे और एक बुलेट बरामद हुई है और 3 कट्टे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 3 जो आरोपी हैं वो 3 आरोपी वहाँ से मौके से फरार हो गए, जिसमें मुख्यतः भूरा गुर्जर और कौशल गुर्जर और अनुज रजावत ये वहाँ से फरार हो गए। अब इनसे अभी प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि ये एक गैंग संचालित करते हैं और जो मुख्य सरगना है उदयवीर गुर्जर उस पर कुल 21 अपराध भिंड, मुरैना, ग्वालियर और दतिया में पंजीबद्ध है। अन्य से पूछताछ में पता चला कि राहुल गुर्जर पे भी 8 अपराध पंजीबद्ध है। 2017-18 में इनने एक लगातार 10 दिनों तक लूट करी थी। ये लोग सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है और इनको संचार तकनीक का भी अच्छा ज्ञान है। इनके द्वारा बताया भी गया पूछताछ में कि जब भी कोई पकड़ा जाएगा गैंग का एक सदस्य तो वो राधे राधे बोलेगा तो वो सब अपने मोबाइल बंद कर लेंगे, उसके बाद वो भूमिगत हो जाएंगे। तो इसी के आधार पर हमने ये देखा कि एक संगठित अपराध होकर अपराधों को जन्म देते हैं। सोशल मीडिया पे इनके गैंग के सदस्य कुछ जो लॉरेंस बिश्नोई हैं कुख्यात गैंगस्टर उसको भी फॉलो करते हैं। तो हमारे द्वारा भिंड पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह सर द्वारा लगातार सोशल मीडिया पे भी निगरानी रखी जा रही है और उक्त कार्रवाई को। उधर गरीब परिवारों के लिए 2 जून की रोटी के लिए किया गया संघर्ष भारी पड़ने लगा है। अनलॉक 1 के शुरू होने के एक दिन पहले ही प्रशासन के द्वारा ज्यादती शुरू कर दी गई है। सोमवार को सुबह तिलक नगर से 3 सब्जी बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया और जिन्हें जमानत होने के बाद भी कल देर रात तक जेल से नहीं छोड़ा गया। इन सब्जी विक्रेताओं के परिजनों से मुलाकात करने के लिए कांग्रेस का एक दल आज उनके घर पर पहुंचा और इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बकलीवाल एवं विधायक संजय शुक्ला ने बताया कि कल से अनलॉक शुरू किया गया और इसके एक दिन पूर्व सोमवार को शहर में सब्जी बेचने के लिए निकले सब्जी विक्रेताओं पर प्रशासन के द्वारा नियम कायदे का चाबुक चलाया गया। अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाने के लिए सड़क पर आकर व्यापार कर रहे गरीब लोगों को गिरफ्तार कर उन पर ज्यादती की जा रही है। सर आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे देखिए इंदौर शहर में पहले भी बुजुर्गों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, फिर एक 60 दिन से लॉकडाउन चल रहा। लॉकडाउन के बाद जो गरीब ठेले वालों को लगातार बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए जो बेचारे तरस गए थे, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनका परिवार भूखा मर रहा है, उन परिवारों को जो पाँव से अपंग है, माँ बाप दोनों, जिसका जमाई बेचारा सिर्फ कमाता था उसको भी ले आके 4 दिन से जेल में पटक रखा। उनके परिवार का आप देखा हो वीडियो कि दोनों पाँव नहीं है, माता के भी नहीं है, पिता के भी नहीं, उसका जमाई बेचारा उनकी सेवा कर रहा था, उसको 4 रोज से बंद कर रखा। पूरा मोहल्ला उनके साथ में। तो जब भी प्रशासन ने खोला पूरा मोहल्ला रात भर कलेक्टर ऑफिस घूम रहा था, कहीं जेल घूम रहा था। उसके अलावा एक चौहान परिवार है
जो बच्चा नाबालिग बच्चा 16 साल का बच्चा सब्जी का ठेला बेच रहा था, उसका पिताजी भी अपंग है, पर उसको 16 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया। 4 रोज से बेचारा वो भी परेशान हो रहा है। एक परिवार और था जिसका 2 साल का शशांक परिवार, 2 साल का बेटा, उसकी पत्नी जो लगातार उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसके पति को भी नहीं छोड़ा। बेचारे लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही उनके घर परिवार। और यहाँ तक देखा जाए उनके घर के दोनों साइड कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं होने के बाद दोनों साइड से बैरिकेड करके उस एरिया को बंद कर रखा है। सवित नगर के अंदर ऐसी स्थिति हो रही है। प्रशासन द्वारा अत्याचार हो रहा है गरीब परिवार के ऊपर। हर आदमी परेशान हो रहा है। गरीब बेचारा कहाँ खाए क्या करे, बड़े लोगों ने खिलाया पिलाया। अब लॉकडाउन खुल गया, उसके बावजूद भी। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का विदिशा के सिरोंज में अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की भीड़ उमड़ गई और इस दौरान लॉकडाउन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। न किसी ने मास्क पहना और न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, जबकि राज्य में कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और राज्य सरकार की ओर से लॉकडाउन लागू है। हालांकि इस दौरान कुछ छूटें जरूर दी गई हैं, लेकिन अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रमों के लिए निश्चित संख्या तय की गई है। किसी भी अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोगों के शामिल होने की इजाजत है, लेकिन पूर्व मंत्री के अंतिम संस्कार के दौरान ऐसे नियमों का पालन नहीं हुआ। हजारों की संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई देने आए। भवानी सिंह जी रघुवंशी विधायक थे। उसके बाद जब सीट के लिए नए उम्मीदवार की तलाश चल रही थी तो उस समय लक्ष्मीकांत जी शर्मा हमारे संपर्क में आए। हमने उनको उपयुक्त उम्मीदवार समझा और प्रदेश नेतृत्व से मानी ठाकरे जी, मानी प्यारेलाल जी खंडेलवाल जी से उनके नाम की सिफारिश करके उनको टिकट दिलवाया और उसके बाद लगातार कई बार वो सिरोंज क्षेत्र से विधायक बनते रहे और 2003 से लेके और 2013 तक वो मेरे साथ मंत्री भी रहे। वो विभिन्न विभागों में काम करते रहे। वो क्षेत्र की जनता के प्रति सदैव संपर्क में रहते थे और इसी कारण से वो जागरूक विधायक थे। अपने क्षेत्र की समस्याओं की पूरी जानकारी रखते थे और उन समस्याओं का हल कराने के लिए जब बजट की आवश्यकता पड़ती थी तो वो मुझसे भी संपर्क करते थे और मैंने उनके द्वारा प्रस्तावित प्राय सभी कामों के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई। तो क्षेत्र में विकास कार्य भी अच्छे खासे उस समय हुए। इस प्रकार से उनके पास वो चाहे माइनिंग में रहे हों या संस्कृति विभाग में रहे हों। Cooperation between the police, the administration, CMC and all is something which is a very I hope other districts and other states also go in for this, so that the entire society as a whole is toward meeting this challenge of which is now engulfing the world. So we have today we are here to inaugurate, to be present at the inauguration of this lovely ward which you've just seen pictures of. Absolutely modern ward with all the contributions necessary, because one doesn't know what is going to happen. As you yourself mentioned, you don't know whether the third spike is coming and when it is coming. I hope it never comes, but if we can't live on hope, we have to be prepared for the worst. And this effort, which was started by Mr. Doke, as he mentioned to us in 2017, has now blossomed and is continuing to blossom.
And I'm very actually proud of the police of our state, led by Mr. Dinkar Gupta, who has always come forward, and the entire force has come forward. Whether it was the first spike, they came out feeding everybody where it was necessary, poor people who couldn't even. I mean, we had one slogan in Punjab that nobody will go to sleep empty stomached. And that is what the Punjab police took on. That is not their job to take it on, as the Chief Secretary was mentioning. That's an info. फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। Battle that we are all faced with. Nobody knows when it's going to be over, but today the way the society has come together and the way we are going about it, I'm sure that time will come and then we will get the better of this COVID, this Corona-19 or whatever it's called, COVID-19, and we will sort of emerge victorious as a world, as a global world. And also that our own city, our situation is becoming much better in the country. I hope it is we're going to see an end of it. Take our own state. I mean, I remember when I was concerned, when I would get these daily reports, and I had about 9,500 new cases, and today it's 2,184. So things are going down. Even in casualties, in deaths, for instance. We had gone up to nearly 280 and we are today at 94. And so sadly overall we have 14,649 people who have succumbed to this disease. I hope that this is something of the past now and it's going to be history and it's not going to happen anymore. But as I said, nobody knows anything about this disease, so we have to be prepared. And your contribution is going to be there and if ever a crisis does emerge. And I see this wonderful ward that you put on and that effort and that sort of comradeship developed between the police and the civil and the medical world, and that you brought it about. So it's a pleasure to me to be a part of this function today in which you've inaugurating this ward, and I hope whenever the time comes, if it comes, which I hope it doesn't come, but as I said, you never know this disease, so if it does come, that this battle we will carry on till we finally overcome this and bring our country and our globe back to normal. Thank you all very much, and my good wishes to all of you, and my thanks to all of you who have participated in making this contribution towards this COVID business. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Before I